जय श्री राम। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में। जैसे कि बहुत सारे साथियों की समस्या रहती है कि गद्य विधाओं में कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कैसे याद करें, कौन से लेखक जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो उस पर ही हम आज थोड़ी सी बात करेंगे साथियों। जैसे कि हमारे जो हिंदी की फर्स्ट ग्रेड का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें साथियों हमारे 10 गद्य विधाएँ दी गई हैं। वैसे तो ये तो आप लोगों को पता है कि गद्य का विकास जो वो आधुनिक काल में ही हुआ है। जब हम हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के 4 काल पढ़ते हैं अलग अलग, तो जो आदिकाल था, भक्ति काल था, रीति काल था, वहाँ तक तो सारी चीज़ें पद्य में लिखी जाती थी साथियों। यहाँ तक कि जो पहली आत्मकथा है हमारी बनारसी दास जैन की, वो भी पद्य में लिखी गई थी, अर्धकथानक। तो पहले तो साथियों पद्य में लिखा जाता था, लेकिन आधुनिक काल में जैसे कि हम गद्य के विकास में 4 वो चतुष्टय जो 4 व्यक्ति थे वो पढ़ते हैं, प्रमुख रूप से लल्लूलाल जी और वो 4। तो साथियों वो वहाँ से गद्य का विकास हुआ था। यानी ये तो तय है कि गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। आधुनिक काल में गद्य का विकास होने के बाद ही अलग अलग विधाओं का भी जन्म हुआ साथियों। तो हमें हमारी विधाओं में दे रखा है कि विभिन्न गद्य विधाओं का उद्भव व विकास। उद्भव का मतलब हुआ साथियों उनका कहाँ से, यानी सबसे पहले किसने लिखी, कैसी। उद्भव का मतलब होता है जन्म लेना एक प्रकार से। तो कहाँ से, किस युग में किस विधा ने जन्म लिया, किस काल में, और विकास यानी धीरे धीरे उनका विकास कैसे हुआ। तो साथियों इसमें आपको एक तो सबसे पहले तो आपको जो प्रथम है वो याद करनी है। चाहे प्रथम उपन्यास हो, खासतौर से शुक्ल जी को ध्यान में रखते हुए, शुक्ल जी ने किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना था। कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो। साथियों 4 तो जो है ना, ये 10 गद्य विधाएँ हैं, उनमें से 4 गद्य विधाएँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें नाटक, निबंध, कहानी और उपन्यास 4। इनको तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। बाकी बची साथियों 6 गद्य विधाएँ। 6 गद्य विधाओं में आप देखोगे किसी के नोट्स आपको 2 पेज में मिलेंगे, किसी के 4 पेज में मिल जाएंगे। यानी 6 गद्य विधाओं के नोट्स आपको 15 से 20 पेज में मिल जाएंगे। और उन नोट्स से ही आप याद कर लोगे तो बहुत है साथियों, उसमें से आ जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर गद्य विधाओं की जो छोटी गद्य विधाएँ हैं, जैसे रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, जीवनी है, एकांकी है, इनकी साथियों सीमित हैं, कुछ कुछ ही महत्वपूर्ण है। इनमें लिखी तो बहुत सारी गई हैं, कुछ ही महत्वपूर्ण है, और उन्हीं महत्वपूर्णों से आमतौर पर प्रश्न बन जाता है साथियों। तो 6 गद्य विधाएँ तो हैं हमारी, बहुत कम मात्रा में हमारे पास उनकी सामग्री रहेगी, और वही बहुत है साथियों। जबकि 4 जो गद्य विधाएँ हैं उनको साथियों आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। सबसे पहले बात करूँ मैं नाटक, निबंध और उपन्यास। इन तीनों गद्य विधाओं का जन्म जो है वो साथियों भारतेंदु युग में हुआ है। ये बात आपको याद रखना है, किस गद्य विधा का जन्म किस युग में हुआ। तो नाटक भी हम देखते हैं भारतेंदु जी से शुरुआत होती है, भारतेंदु युग से ही। निबंध भी भारतेंदु युग में सबसे अधिक लिखे गए थे, वहीं से शुरुआत हुई है। और इसके अलावा साथियों उपन्यास भी, बाद में तो उपन्यास सम्राट तो प्रेमचंद जी हुए हैं, जो द्विवेदी युग में और छायावाद में थे साथियों। लेकिन उपन्यास विधा का जन्म जो है वो साथियों भारतेंदु युग में हो गया था। तो एक तो आपको इनका उद्भव जो है वो इनका जन्म यानी कौन से काल से लिखने शुरू किए गए थे, जैसे भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद से, यानी किस विधा का जन्म किस काल में हुआ, ये आपको याद रखना है साथियों। तो नाटक, निबंध और उपन्यास, इन चारों ही विधाओं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ था। उसके बाद कहानी है। तो साथियों कहानी हम द्विवेदी युग में पढ़ते हैं, शुरुआत में 1901 के आसपास प्रथम कहानी मानी जाती है। तो कहानी विधा का जन्म जो है वो द्विवेदी युग में माना जाता है साथियों। इसके बाद एकांकी है। एकांकी बिल्कुल नॉर्मल सी है साथियों। आपको एकांकी में लगभग 3 पेज आपको नोट्स के मिलेंगे, और वही एकांकी महत्वपूर्ण है, उनमें से प्रश्न आ जाता है साथियों। इसके बाद एकांकी तो होती है साथियों नाटक का छोटा रूप। जैसे नाटक तो होता है बड़े रूप में, नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं साथियों, और एकांकी जो होती है वो साथियों 1 ही अंक की होती है। यानी नाटक का ही छोटा रूप होता है, वो एकांकी कहलाता है साथियों। उसके बाद आत्मकथा है। आत्मकथा का अर्थ तो साथियों आप इनका समझते ही हो, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। आत्मकथा का मतलब होता है खुद अपनी कहानी लिखना। जैसे कल को आप सफल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आप सफल होगे, तो आप अपने बच्चों को या फिर और भी लोगों को प्रेरणा देने के लिए आप अपनी कहानी लिख सकते हो। तो साथियों खुद के द्वारा खुद की कहानी लिखना, यानी अपना बीता हुआ जीवन है उसके बारे में बताना, लोगों को प्रेरणा देने के लिए लिखना, वो तो आत्मकथा होती है साथियों। उसके बाद जीवनी होती है साथियों, दूसरे के जीवन पे लिखी गई, यानी कोई लिखने वाला कोई और हो और वृत्तांत किसी और का हो, यानी जानकारी किसी और की दी गई हो। जैसे जीवनियाँ लिखी गई हैं राजेंद्र प्रसाद जी की लिखी गई हैं, विवेकानंद जी की लिखी गई हैं, तो साथियों किसी और के द्वारा लिखी गई हैं। आत्मकथा खुद के द्वारा खुद की लिखी जाती है, और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है साथियों। इसके बाद संस्मरण और रेखाचित्र जो वो साथियों, ये 2 ऐसी विधा हैं जिनमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है।
बहुत ही कम अंतर पाया जाता है। ज़्यादातर संस्मरण को भी रेखाचित्र कह दिया जाता है और रेखाचित्र को भी संस्मरण कह दिया जाता है साथियों। और संस्मरण और रेखाचित्र विधा है, इनका खासतौर से संस्मरण जो है साथियों, इस विधा का जो विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो महादेवी जी का है। क्योंकि महादेवी जी ने, आप देखते हो, बहुत सारे संस्मरण लिखे हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे जीव पाल रखे थे, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, गिल्लू यानी गिलहरी थी उनके पास, मोर था उनके पास, हिरणी थी, सोना हिरणी, उन सब पे, और अलग अलग उनके घर पे जो नौकर काम करते थे उनको लेकर, यानी बहुत सारे महादेवी जी ने संस्मरण लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा संस्मरण जो है वो आपको याद करने हैं, महादेवी जी के याद करने हैं साथियों। संस्मरण और रेखाचित्र में एक अंतर ये होता है कि रेखाचित्र का मतलब क्या हुआ साथियों, रेखाओं के द्वारा किसी का चित्र खींचना, यानी किसी भी विषय का या किसी भी वस्तु का हम पाठक के सामने ऐसा वर्णन कर दें कि एक प्रकार से उसके सामने उस लाइनों के माध्यम से, उन रेखाओं के माध्यम से चित्र सा उभर जाए, वो तो होता है रेखाचित्र। और संस्मरण होता है साथियों अपने साथ बीती हुई किसी घटना को, यानी स्मरण का मतलब याददाश्त हुआ, तो किसी बीती हुई घटना को बहुत अच्छी प्रकार से जो हमें याद है उसको अपने शब्दों में लिखना साथियों संस्मरण होता है। तो संस्मरण और रेखाचित्र में ये मामूली से अंतर होता है साथियों। रेखाचित्र किसी निर्जीव वस्तु पर भी लिखा जा सकता है, जबकि संस्मरण में लिखने वाली जिस वस्तु पर हम लिखते हैं वो सजीव होनी चाहिए साथियों। सजीव वस्तु का ही वर्णन संस्मरण में किया जाता है और रेखाचित्र में हम किसी निर्जीव वस्तु का भी वर्णन कर सकते हैं। ये मामूली से इसमें अंतर होता है साथियों। तो रेखाचित्र जो है, इसमें साथियों रेखाचित्र के जनक जो है वो पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। पद्म सिंह शर्मा कमलेश, इनके द्वारा पद्म पराग नाम से प्रथम रेखाचित्र लिखा गया था। जबकि संस्मरण विधा के जनक जो है वो भी यही माने जाते हैं। बाकी प्रमुख संस्मरण जो है वो हमें महादेवी जी की मिलते हैं और महादेवी जी के आपको ज़्यादा याद रखने हैं। इसके अलावा साथियों जैसे कि रिपोर्टाज की एक विधा और रह गई हमारे लास्ट रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज साथियों एक प्रकार से जो रिपोर्ट होती है, हम लोग देखते हैं रोजाना समाचारों में, तो वो रिपोर्ट तो साथियों बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट होती है, यानी उसमें जानकारी दी जाती है पूरी की पूरी। और रिपोर्टाज होता है वो साथियों उसमें भाव, यानी जो मौजूदा समय की समसामयिक आसपास की घटनाएं हैं, रिपोर्ट को जो समाज से जोड़कर एक प्रकार से उसको पठनीय बना देना, यानी रोचक बना देना ही रिपोर्टाज कहलाता है साथियों। तो रिपोर्टाज है वो आपको 5-7 मिलेंगे, जैसे 4-5 तो मैंने लिखे हैं आपके लिए। जैसे एक तो रामगियर राघव जी का हाथ तूफानों के बीच, सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्टाज ये है साथियों। क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने 4 लिखे हैं, 5 इनमें से आ जाता है। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह का पलाट का मोर्चा, तूफानों के बीच और पलाट का मोर्चा, ये 2 तो इतने महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है साथियों, आप इनको याद रखना। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, इनका है ऋणजल, धनजल और एकलव्य के नोट्स, ये इनके रिपोर्टाज हैं। उसके बाद धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा, और ये साथियों इसके बाद करेंगे लाल मिश्र प्रभाकर का है कण बोले क्षण मुस्काए। ये 5 रिपोर्टाज ही आप याद रख लोगे तो ही साथियों आपका काम चल जाएगा। ये 5 रिपोर्टाज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन रिपोर्टाज तो आपको एक पेज जो खड़ा पेज जैसे होता है ना, इसकी इस साइड और इस साइड इतने ही नोट्स मिलेंगे आपको रिपोर्टाज के, तो उसमें आपकी रिपोर्टाज विधा जो वो पूरी हो जाएगी। एक अंक की आपको मुश्किल से 3 पेज में मिलेगी। जीवनी जो है वो भी साथियों आपको 2 पेज के नोट्स मिलेंगे। आत्मकथा के नोट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें महिला आत्मकथाकार अलग से हैं और पुरुष जो आत्मकथाकार हैं वो अलग से हैं, तो आत्मकथा विधा थोड़ी ज़्यादा है जीवनी की बजाय। उसके बाद संस्मरण और रेखाचित्र में मैंने आपको बता दिया प्रथम संस्मरण के जनक कौन माने जाते हैं, ये याद रखना है आपको। पद्म सिंह शर्मा जो है वो, पद्म सिंह शर्मा कमलेश जो हैं संस्मरण और रेखाचित्र दोनों के जनक माने जाते हैं। उसके बाद आपको प्रमुख रूप से संस्मरण महादेवी जी के याद करने हैं साथियों। उसके बाद जैसे कि 4 हमारी नाटक जो है वो भारतेंदु युग में इसका उद्भव यानी जन्म हुआ था, और भारतेंदु जी के नाटक आपको बहुत अच्छे प्रकार से याद करने हैं। भारतेंदु जी के लगभग 16-17 नाटक हैं, जिसमें से उन्होंने कुछ तो खुद ने लिखे थे, कुछ अनुवाद किए थे, तो उनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है साथियों। भारतेंदु जी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं नाटक में। उसके बाद निबंध में साथियों एक तो अपने रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी हैं, कुछ और निबंधकार भी हैं साथियों बहुत सारे, जैसे ललित निबंधकार हैं कुछ। तो निबंध विधा को भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उपन्यास सम्राट तो अपने प्रेमचंद जी हैं साथियों। प्रेमचंद के तो आपको सारे उपन्यास याद होने चाहिए, सन समेत याद होने चाहिए कि कौन से सन में कौन सा लिखा गया था। इसके बाद साथियों कहानी है, तो कहानी का जन्म जो है वो द्विवेदी युग में हुआ था। द्विवेदी युग में यहाँ के चलकर उसका विकास भी हुआ, तो आपको कहानी विधा को बहुत अच्छे प्रकार से याद रखना है। शुक्ल जी ने प्रथम कहानी किसको माना था, आधुनिक खोजों के अनुसार प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है, और कहानीकार कहानीकार ने कौन सी कहानी लिखी साथियों। 4 जो है ना ये गद्य विधाएं आपको बहुत भली प्रकार से याद करनी है साथियों। इसमें आपको मैंने बता दिया नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास। एक तो आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म उद्भव किस काल में हुआ था, और प्रमुख
पहले तो आपको याद करनी है कि पहला उपन्यास कौन सा है, पहले निबंध कौन सा है, कहानी कौन सी है, नाटक कौन सा है, आत्मकथा, एकांकी, रेखाचित्र, ये सारे के सारे प्रथम याद करने हैं आपको। किस काल में जन्म हुआ वो चीज़ याद करनी है। और जो प्रमुख हैं साथियों, जैसे कि आधुनिक काल में हम छायावाद में आगे चल के देखते हैं तो वहाँ तो साथियों छायावाद के तो जो 4 प्रमुख स्तंभ थे, जैसे प्रसाद जी थे, उन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी थी, बाकी जो वो पद्य में ज़्यादा लिखते थे साथियों। लेकिन गद्य में भी आपको जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, शुक्ल जी हैं, ऐसे ही कुछ और अलग से इनके जो लेखक कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी साथियों मैं आपको ये लेखक निबंध के याद करने हैं, इन लेखकों के निबंध याद करने हैं, इनके नाटक, इनके उपन्यास, उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर यहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है तो साथियों अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए आज मैंने बता दिया कि हमारे 10 जो हैं वो गद्य विधाएँ हमारे फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उनको आपको इसी प्रकार से याद करना है साथियों। बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है साथियों। अगर आपने मस्तिष्क में बिठा लिया है, आपने मानसिकता बना ली है कि गद्य विधाएँ बहुत मुश्किल हैं, बहुत सारी हैं, कैसे याद होंगी, तो साथियों फिर होंगी नहीं। और एक सकारात्मक सोच के साथ साथियों पढ़ोगे तो मैं ये नहीं कहती कि सारी गद्य विधाएँ, सारे लेखक आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे साथियों तो आप परीक्षा में उत्तर तक पहुंच जाओगे आराम से। तो साथियों आपको तो परीक्षा ही जो कंपटीशन है वही तो फाइट करना है ना। अगर आपको विद्वान बनना है, सब कुछ अच्छे से याद करना है तो साथियों उसके बाद बन लेना। एक बार आपको कंपटीशन फाइट करना है, आपको एक सीट चाहिए 2025 में, तो उसके लिए साथियों निरंतर लगे रहिए, बीच में बिल्कुल भी लापरवाह मत बनिए। अपने मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति साथियों जिद रखिए, जुनून रखिए। बाकी और चाहे कोई कुछ भी चीज़ हो साथियों, अगर आपके अंदर जुनून है पढ़ने का तो आप आराम से कर जाओगे साथियों। अगर अपने लक्ष्य को पाने का अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लिया है, एक आग है आपके अंदर आपके लक्ष्य को पाने की, तो साथियों आराम से पा जाओगे, कोई रोक नहीं सकेगा। और अगर आप बस सोच ही रहे हो साथियों, सोच तो सब लेते हैं लेकिन एक जुनून पैदा करना पड़ता है अपने अंदर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बाकी सोचते तो बहुत सारे लोग हैं साथियों, आप देख रहे हो लाखों में लोगों ने सोच रखा है, कितने दिनों से ही सोच रखा है, लगे हुए हैं निरंतर किताबों में, लाइब्रेरी में, कोचिंगों में, देख लीजिए आप, कहीं भी जगह नहीं है साथियों, सब कुछ भरा पड़ा है। पूरे राजस्थान में कितने से विद्यार्थी साथियों तैयारी कर रहे हैं और पूरा समय मिल रहा है तैयारी के लिए, लेकिन फिर भी साथियों लास्ट में चयन तो वही हज़ारों में, सैकड़ों में ही होता है। तो क्यों साथियों, और फिर मेरिट भी 100 के 100% नहीं जाती है। इतने लोग लगे होने के बाद मेरिट बहुत आई जानी चाहिए, लेकिन साथियों सब के अलग अलग जुनून देखा जाता है साथियों, किसकी इच्छा शक्ति जो दृढ़ है। कुछ लोग सोच लेते हैं, दूसरे को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं साथियों, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो अपने सुख सुविधाओं का त्याग कर सकें, अपनी नींद का त्याग कर सकें। तो साथियों सफलता त्याग मांगती है, ऐसे नहीं 5, 7, 10 महीने, 1 साल पूरी तरह से समर्पित होकर तैयारी कर लीजिए, आगे का जीवन आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।